कल लास्ट में अपन ने क्या देखा था? कुंभा की उपाधियां। अपन ने कुंभा को पढ़ लिया था। फिर कुंभा की हत्या उद्दा ने की थी, जिसको मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आता है रायमल। उसमें कल वो जाते जाते थोड़ा सा गलत निकले सर, उसने टाइम नहीं थोड़ी लिखा उद्दा में आपने, उसको काट दो आप, हैं? हाँ, तो इसको आप काट दो इसको, क्योंकि ये विवादास्पद है। वो लिखा तो मैंने दिया था, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार जो हैं वो अब इसका राज्याभिषेक हुआ कि नहीं हुआ, ये भागता रहा, ये सारी चीजें हैं, तो ये टाइम जो है वो आप कंफ्यूजिंग है, तो इसको काट दो, है ना। हालांकि मानते यही हैं, या तो इसके ऊपर घोड़ा लगा लो और इंट्रोगेट कर लो इसको, है ना, प्रश्नवाचक लगा लो, मतलब इसके ऊपर। ये विवादास्पद स्थिति में है। फिर इसके बाद में मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। रायमल का कार्यकाल पढ़ें, उससे पहले एक नोट लिखेंगे आप। ये देखो, कुंभा के ऊपर एक छोटी सी बात आप इधर चार्ट में देख लेंगे। कुंभा के दो पुत्र, इसके बाद में एक तो है रायमल और एक है उद्दा। इन दो की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये उद्दा शुरू से ही लापरवाह था। तो जैसे अजमेर का तारागढ़ अपन पढ़ते, जिसको गढ़ बिटली आप कहते हो, इस दुर्ग के आसपास का जो इलाका था वो मेवाड़ राज्य के कब्जे में था। और तारागढ़ के आसपास का जो क्षेत्र था उसको ये हार चुका था कुंभा के टाइम में। मतलब अपने पिता के जो प्रदेश थे उनको खोना इसने शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तारागढ़ खो चुका था ये उससे पहले ही। दूसरी बात, अपन जिस रायमल की बात करेंगे जो इसका उत्तराधिकारी बनता है, ये उस समय कहाँ था? ये ईडर में था। जब कुंभा की हत्या की गई थी, वो गुजरात का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें एक राज्य हुआ करता था, जिसको अपन इतिहास में किस नाम से पढ़ते हैं? ईडर। ईडर में क्या करने गया था? ईडर इसका ससुराल था। ये ऐसा कैसा छाप लो, फिर एक नोट लिखो। यहां से कई बार सवाल भी पूछ लेते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं तो भी ये बेकार की चीज भी आपको लिखनी है, क्योंकि इससे एक आइडियोलॉजी है वो आपके दिमाग में बैठेगी। नोट में आपको क्या लिखना है? लिखें, कुंभा की हत्या के समय रायमल ईडर में था। रायमल ईडर में था। ये निकम्मा था, ये पहले मैं आपको बता चुका। कौन? उद्दा। ईडर में था तथा पिता की हत्या के बाद जब उद्दा अपनी शक्ति बढ़ाने में जुट गया, जब उद्दा अपनी शक्ति बढ़ाने में जुट गया, तब मेवाड़ के सरदारों ने रायमल का साथ दिया। रायमल का साथ दिया तथा इनके सहयोग से ही, अब वो किताब में आपको नाम मिलते हैं, दाड़िमपुर, जाबी, पानगढ़, है ना, तो आबू, ऐसे प्रदेशों के आपको नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ना, छोड़ देना आप उनको। इनके सहयोग से ही उद्दा द्वारा जीते हुए प्रदेशों को
न केवल रायमल ने अपने कब्जे में किया, उद्दा द्वारा जीते हुए प्रदेशों को न केवल अपने कब्जे में किया, बल्कि मेवाड़ से उद्दा को खदेड़ने में भी कामयाब हो गए। कामयाब हो गए। ठीक है। अब खदेड़ने के बाद यहां हिस्ट्री शुरू होती है। ये आदमी कहां जाता है खदेड़ने के बाद? ये जाता है गयासा की शरण में, और गयासा की शरण में अपने पूरी परिवार के साथ चला जाता है, पुत्र पुत्रियां सबको लेकर चला जाता है। कौन? उद्दा। ये गयासा जो है वो कौन है? इतिहास में आपको ये गयासा शब्द नहीं मिलेगा कि किसी किताब में, तो गयासुद्दीन खिलजी था। ये कौन था? गयासुद्दीन खिलजी। मैं सेंटेंस में लिखा दूंगा आपको। और इसकी शरण में गया तो ये आदमी कहां का शासक था? मालवा का। तो सवाल की दो डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है कि किस शासक की या किसकी शरण में गया, गयासा या गयासुद्दीन खिलजी की शरण में गया। या स्टेट की बात की जाए तो इसको शेल्टर या शरण किसने दी? मालवा ने दी। राज्य का नाम पूछा जाए तो। ठीक है। और इसने अपने दोनों पुत्रों को उसकी सेवा में छोड़ा। और इसके अलावा कुछ इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं कि इसने अपने पुत्री का विवाह जो है वो मालवा के शासक के साथ भी किया था। तो इन चीज़ों से अपने किसी किताब में लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि इस शरण में जाने के बाद ये मालवा का शासक जो है वो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और क्यों करता है? ये उद्दा के पुत्रों को चित्तौड़ दिलाने के लिए। समझ में आ गई होगी बात? तो आप इसमें यही कारण था कि, ये सवाल है इंपॉर्टेंट, यही कारण था कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने, वो गयासा और गयासुद्दीन खिलजी एक गयासुद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति जफर खां के नेतृत्व में, जफर खां के नेतृत्व में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य उद्दा के पुत्रों को राज्य दिलाना था। ठीक है। अब देखो ये वो दौर था उस समय। अभी चित्तौड़ की हिस्ट्री में अपन जो चीज़ देखेंगे, इस युद्ध में मालवा का शासक जो है वो इनका बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि उस समय यहाँ के सरदार और पारिवारिक जो रिश्तेदार थे वो बहुत ही एकजुट थे। तो इस युद्ध में कौन कौन साथ थे? तो देखो इधर मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में इनका फैसला हो जाएगा। तो एक तो था, इसके 4 पुत्रों का अपन मोटे तौर पर उल्लेख करते हैं। किसका? वैसे तो इसके 11 रानियां और 13 पुत्र बताए जाते हैं, या 13 रानियां या 11 पुत्र ऐसे लिखा हुआ होता है। लेकिन इतिहास में अपने को एक तो मिलता है नाम पृथ्वीराज का। किसका मिलता है? पृथ्वीराज का। दूसरा मिलता है जयमल का। और तीसरा उदाहरण यहाँ अपने को मिलता है संग्राम सिंह का। थोड़ा सा इस स्टोरी को समझेंगे। संग्राम सिंह किसकी बात कर रहे हैं अपन? रायमल की। और रायमल का एक पुत्र था जिसका नाम राय सिंह था। राय सिंह और रायमल। ठीक है। अब देखो इनमें होता क्या है, ये आदमी है
ये अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बाद की बात बता रहा हूं मैं। राय सिंह की मृत्यु के बाद ये ऐसा आदमी था जिसकी हरकतों से मेवाड़ के सामंत खुश नहीं थे। ठीक है, ये दोनों आदमी रायमल के जीवन में ही मर चुके थे। इनके ऊपर भी कई ग्रंथ अलग अलग प्रकार के किस्से लिखते हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। रायमल के जीवन में ही मृत्यु। अब उत्तराधिकार की स्थिति संग्राम सिंह की, ये इसका उत्तराधिकारी बना। यहां तक समझ में आ गई क्या बात? ये सारे के सारे कौन थे? ये पुत्र थे। इस बॉक्स में आप राय सिंह रायमल लिख लेना। ये रायमल के टाइम की अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद में इतिहास में आपको एक नाम मिलता है सारंगदेव। क्या मिलता है? सारंगदेव। ये कौन था? ये रायमल का चाचा था। रायमल का चाचा था। एक नाम मिलता है सूरजमल। क्या मिलता है? सूरजमल। ठीक है, अब देखो ये सूरजमल कौन था? इससे पहले कल मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? कुंभा। कुंभा का रायमल के अलावा एक पुत्र और था, खेमकरण। और इस खेमकरण की संतान कौन था? सूरजमल। तो ये कौन हो गया? रायमल का चचेरा भाई हो गया। ठीक है, ये सिचुएशंस थी। अब देखो रायमल की मृत्यु के बाद ये सब उत्तराधिकार की होड़ में आ जाते हैं। समझ आ गई बात? तो ये देखो, जब ये गयासुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो ये सारे एज ए सेनापति युद्ध लड़ने के लिए साथ थे, इसलिए गयासुद्दीन खिलजी है वो इनको नहीं जीत पाया। ये चार्ट बना लिया क्या? ये बना लो। इसके बाद की स्थिति और इस युद्ध की स्थिति दोनों इस चार्ट से ही आपको समझ में आएंगी। बना लिया ने? आगे का एंगल भी इसी से समझ में आएगा आपको। एक और मिलता है इसमें शब्द अपने को इतिहास में पता और मिलता है, ये और लिख लेना। इसके बारे में ज़्यादा अपने को मिलता नहीं है। इसकी शहादत के बारे में या मूर्तियों वगैरह के बारे में उल्लेख मिलता है, बाकी ज़्यादा नहीं मिलता अपने को। बन गया? अब देखो इसमें उपयुक्त सभी के सामूहिक प्रयासों से मालवा द्वारा किया गया आक्रमण विफल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अगली स्थिति देखना, कुछ समय बाद इन सब में फूट पड़ गई और उस समय तक मालवा का शासक बन गया था नासिर शाह। कौन बन गया था? नासिर शाह। और नासिर शाह के नेतृत्व में गुजरात की ओर से फिर आक्रमण किया गया। इस बार नासिर शाह की सेना जो है वो काफ़ी डोमिनेंट हो गई थी चित्तौड़ पर या रायमल पर, तो उसके पास धन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ये सब लोग किस स्थिति में आ गए थे? फूट की स्थिति में, मिलकर युद्ध लड़ने की सिचुएशन में नहीं थे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ थोड़ा सा इसको समझेंगे, आगे हिस्ट्री ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। उद्दा और उसके पुत्र मालवा की शरण में क्यों गए थे? उनके सहयोग से वो वापस चित्तौड़ के ऊपर आधिपत्य करना चाहते थे। ठीक है, अब जब
पहली बार तो चलो मालवा की जीत की स्थिति नहीं थी, दूसरी बार नासिर शाह जब जीत की पोजीशन में आया तो वो धन लेकर पीछे खिसक गया। इससे उद्दा के जो पुत्र थे वो नाराज हो गए। इस उद्दा की तो वहां जाते ही बिजली गिरने से पहले ही मृत्यु हो जाती है अपनी पुत्री। कुछ इतिहासकार कहते हैं पुत्री की शादी कर दी थी, और कुछ कहते हैं गयासुद्दीन खिलजी के साथ शादी की बात चली, उससे पहले ही बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी मालवा में। अब उसके पुत्र नाराज हो गए कि आप के राज्य ने हमसे वादा किया था कि आप हमें हमारा राज्य दिलाओगे, और जब आप जीत की स्थिति में आए तो आप ये रिश्वत लेके वापस आ गए। तो उनका मालवा छोड़ना लगभग तय था। तो उद्दा के पुत्र मालवा छोड़ के किसकी शरण में गए? बीकानेर स्टेट की शरण में गए। दोनों बातें समझेंगे, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें पहला सवाल लिखो, लेकिन कुछ समय बाद इनकी पारस्परिक फूट के कारण कुछ समय पश्चात इनकी पारस्परिक फूट के कारण जब मालवा के शासक नासिर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, शासक नासिर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो रायमल ने नासिर शाह को बड़ा धन देकर समझौता किया। कनेक्टिविटी बढ़ानी है, उनको हमें बीकानेर पहुंचाना है। तो बीकानेर की हिस्ट्री में आपको फिर कुछ चीजें देखनी है, ठीक है ना। देखो, इस पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में आप किताबों में खूब पढ़ते हो, हैं? समझ रहे हो ना? तो ये हाँ, क्या लिखा सेंटेंस में लास्ट में? जिससे नाराज होकर उद्दा के पुत्रों ने बीकानेर में शरण ली। ठीक है, तथा यही फूट महाराणा सांगा के लिए चुनौती बनी। ठीक है, अब देखो अगली बात, ये उस कंट्रोवर्शियल टाइम के बारे में जिसके बारे में कब क्या हुआ ये अपने को पता नहीं चलता, लेकिन ज्ञात स्रोतों से जो कहानी अपने सामने आई है वो ये है। कब से? 68 से लेकर 73 तक। उसके बाद अपन लिखेंगे इसमें रायमल, और रायमल है 1473 से लेकर 1509 तक। 1509 तक। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कुंभा की संतान रायमल की बात कर रहे हैं। दोनों ही उद्दा और उसके वंशजों को अपन ने कहां पहुंचा दिया है? बीकानेर पहुंचा दिया है। अब यहां इसका राज्याभिषेक होता है 1473 ईस्वी में। ठीक है, देखो इसकी पारिवारिक स्थिति को जानना जरूरी है, जिसके लिए मैंने अभी इनके पुत्रों की लिस्ट बता दी। ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस लिख लो। इतिहासकारों के अनुसार रायमल की 11 रानियां, 13 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थी। 11 रानियां, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। देखो कितना महान था, अटे खटाओ को नहीं एक ही है। ठीक है, जिनमें से इतिहास में मुख्यतः 2 पुत्रियां थी। 11 रानियां, 13 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थी, जिनमें से इतिहास में मुख्यतः पृथ्वीराज जयमल
संग्राम सिंह, वह राय सिंह का उल्लेख मिलता है, राय सिंह का उल्लेख मिलता है। राय सिंह का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जिनमें से पृथ्वीराज तथा जयमल की मृत्यु रायमल के जीवन काल में ही हो गई थी। तथा राय सिंह राजकीय गतिविधियों के संबंध में निकम्मा था। ठीक है। ये चीज आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखनी है। अब देखो ये संघर्ष क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे एक ज्योतिषीय कहानी का हवाला देते हैं कि एक बार पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह और सारंगदेव, ठीक है, जो इनका चाचा हो गया, अगर रायमल का चचेरा, तो ये सारे के सारे कई बार परिवार के सारे सदस्य, चलो यार आप अपन एक पंडित के पास चलते हैं। ये किंवदंती है, हालांकि साहित्य में लिखा हुआ है तो उसके बारे में अपन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। तो उस ज्योतिष ने इन सब के हाथ देख के, अब इनमें सबसे सीनियर कौन था? पृथ्वीराज था, जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से ख्याति मिली है। तो उस ज्योतिष ने ये कहा कि राजयोग जो है, ठीक है, वो किसके खाते में है? संग्राम सिंह के खाते में है। जबकि इससे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया ने तो एक कथन कर दिया था वहाँ उस ज्योतिष की भविष्यवाणी के बाद भी कि मुझको मेवाड़ राज्य का शासन करने के निमित्त ही पैदा किया गया है, कि मैं तो पैदा ही मेवाड़ का शासक बनने के लिए हुआ हूँ। ये बात रायमल के जीवन की है। फूट का कारण जो लिखा होता है, तो उसमें क्या हुआ कि वहीं से इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। पृथ्वीराज ने किसके ऊपर हमला कर दिया? संग्राम सिंह पर। यही तो इतिहास का सांगा है। संग्राम सिंह को ही तो अपन महाराणा सांगा लिखते हैं। तो इस पहले दौर में ही उसकी एक आंख चली गई थी। तो कहते हैं कि इसके शरीर पर 80 घाव थे, बॉडी का कोई पार्ट सही नहीं था जहां चोट नहीं पहुंची हो। तो सबसे पहले इसकी आंख उसी लड़ाई में अपने भाई पृथ्वीराज से लड़ते हुए चली गई थी। इस दरमियान सांगा की जान किसने बचाई थी? सारंगदेव ने। किसने बचाई? सारंगदेव ने। इसलिए सांगा जो है वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद एक पड़ोस के गांव में एक ज्योतिष और था, हाथ देखने वाला, ठीक है। तो उस ज्योतिष से पूछा गया, तो दूसरा एक भाई सूरजमल था, ठीक है। तो दूसरे ज्योतिष से पूछा तो वही बात कंफर्म कर दी कि राजयोग किसके खाते में लिखा हुआ है। तो फिर इन सब के दिमाग में ये आ गया कि यार अपन तो फालतू में परेशान हो रहे हैं अब। तो इनमें वो फूट पड़ने का कारण जो है वो उस ज्योतिषीय घटना से माना जाता है। तो कुल मिलाकर वो ज्योतिष था या नहीं था, लेकिन ये साबित है कि उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर पृथ्वीराज और संग्राम सिंह के बीच में जो जंग हुई उसकी वजह से उसकी एक आंख चली गई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें नीचे एक नोट लिख लो, किंवदंतियों के अनुसार। किंवदंती का मतलब ये कथाएं प्रचलित हैं, एविडेंट या किसी शिलालेख में ये बात लिखी हुई नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार रायमल के जीवन काल में ही पृथ्वीराज
जयमल, सांगा व सारंगदेव, जयमल, सांगा व सारंगदेव एक ज्योतिष से राजयोग पूछने गए। एक ज्योतिष से राजयोग पूछने गए, जिसने संग्राम सिंह को अगला उत्तराधिकारी बताया। जिस पर पृथ्वीराज सिसोदिया, ये वही है इसका भाई सांगा का, जिस पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा था कि इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना इसको, जिस पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा था कि मुझको मेवाड़ राज्य का शासन करने के, मुझको मेवाड़ राज्य का शासन करने के निमित्त पैदा किया गया है। निमित्त पैदा किया गया है। निमित्त पैदा किया गया है। परिणाम स्वरूप संग्राम सिंह व पृथ्वी सिंह के बीच में जो लड़ाई हुई, परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज और संग्राम सिंह के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें संग्राम सिंह की एक आंख चली गई। ठीक है, इन किंवदंतियों में ये लिखा होता है कि मतलब इस लड़ाई को देखकर, अब इसमें परंतु सारंगदेव ने सांगा की जान बचा दी। सारंगदेव ने सांगा की जान बचा दी। लेकिन एक वो इतिहास में लिखा होता है कि भीमल गांव था, वहां एक धारण जाति की पुजारिन एक औरत और पूजा करती थी, उससे पूछने कौन चला गया? सारंगदेव पूछने चला गया। तो सारंगदेव को वही बात उसने रिपीट कर दी। तो उसके बाद ये जो जंग है वो ज़्यादा गहरी हो गई। अब आगे समझ जाओगे आप। इसके बाद में देखो क्या है, सांगा वहां से निकलकर गोडवाड़ होते हुए, सांगा वहां से निकलकर गोडवाड़ होते हुए अजमेर के करमचंद पवार के यहां पहुंच गया। या शरण लिए की बात है, अजमेर के करमचंद पवार के यहां पहुंच गया। तथा उसके बाद उसने अज्ञात स्थान से, उसके बाद उसने अज्ञात स्थान से अपनी शक्ति का सूत्रपात किया। सूत्रपात किया। सूत्रपात किया। अब पृथ्वीराज जो है वो तो अपने आप को सीनियर और उत्तराधिकारी मानता था, ये वहां से निकल गया। अब देखो इस दरमियान बाकी दो उत्तराधिकारी उस चार्ट में मैंने आपको एक सारंगदेव का नाम बताया और एक सूरजमल का नाम बताया। सूरजमल खेमकरण का पुत्र था और सारंगदेव कुंभा का भाई था। तो ये चाचा भतीजा जो है ये भी उत्तराधिकारी की दौड़ में अपने आप को शामिल मानते थे। लेकिन देखो हुआ क्यों, क्या हुआ ये कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के दुश्मन थे, सूरजमल और सारंगदेव। तो इस दुश्मनी की वजह से सारंगदेव जो है वो किसके पास आ गया? संग्राम सिंह के पास आ गया। इतिहास में कुछ चीजें, जैसे एक बार आरएस में छोटा सा सवाल पूछा था, 20 नंबर का सवाल दे दिया था मेंस में कि मालदेव, शेरशाह सूरी और एक और कौन था इनका समकालिक, इनकी संबंधों की जो पारस्परिक संबंधों की जो आलोचना है वो पूछी थी। मतलब सीधा सा उसका जवाब ये था कि मालदेव अपने यहाँ के स्थानीय शासकों के साथ मिलकर यदि शेरशाह सूरी का मुकाबला करता तो हिंदुस्तान में सूरी खानदान का
प्रवेश नहीं होता, एक राजवंश आने से बच सकता था। तो यहां देखो सांगा के पक्ष में कौन चला गया? सारंगदेव। सारंगदेव इसलिए चला गया क्योंकि उसे एक तरफ राजगद्दी की ओर से पृथ्वीराज से मुकाबला करना होता, संग्राम सिंह से मुकाबला करना होता, सूरजमल से मुकाबला करना होता, और ऐसी सिचुएशन में अच्छी सेना के अभाव में उसको लग रहा था कि अब जो राज्य है वो अपने पक्ष में नहीं आ रहा है। तो आप इसमें अगला सेंटेंस लिखेंगे, सारंगदेव व सूरजमल परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे। सारंगदेव और सूरजमल परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे, परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे। इसी कारण सारंगदेव संग्राम सिंह की शरण में चला गया। सारंगदेव संग्राम सिंह की शरण में चला गया, संग्राम सिंह की शरण में चला गया। ये भी निकल गया। अब देखो अगली बात क्या होती है। अब इनमें ज्यादा खौफ किस चीज का था? उस भविष्यवाणी का था। हैं? अपन भी कहीं नारियल लेके जाते हैं और बाबा जी कुछ कह देते हैं तो फिर खौफ में आ जाते हैं। और ऐसी चीज के लिए आप कहीं भी चले जाओ 100% खौफ में आओगे, आपके भीतर डर पैदा होना ही है। तो मतलब ये जानबूझ के आफत को दावत देना, ऐसी जगह जाना, समझ रहे ना आप? तो हो गई इतनी बात। फिर बचा कौन? सूरजमल। तो इस सत्ता में जो परिवर्तन हो रहे थे, इसको देखकर उसको लगा कि मेरी दाल यहां नहीं गलनी है। तो उसने नए राज्य की स्थापना का अनुमान लेकर वो कांठल चला गया। समझ गए आप? तो आप इसमें लिखो, इन परिस्थितियों में सूरजमल नए राज्य की स्थापना के उद्देश्य से कांठल चला गया। नए राज्य की स्थापना के उद्देश्य से कांठल चला गया, कांठल चला गया, कांठल चला गया। ठीक है। अब देखो अगले राज्याभिषेक से पहले मैंने अभी आपको यह बताया कि रायमल के 2 पुत्रों की मृत्यु उसके जीवन काल में हो गई थे। इसके ऊपर अलग अलग इतिहास के जो स्रोत अपने को मिलते हैं, अलग अलग घटना मिलती है अपने को, मतलब कब किस स्थान पर किन परिस्थितियों में इनकी हत्या हुई, और विशेष तौर से किसके संबंध में? जयमल के संबंध में और पृथ्वीराज के संबंध में। तो जयमल के संबंध में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली घटना मेवाड़ की हिस्ट्री में अपने को जो मिलती है वो ये है कि एक राव सुल्तान था, ठीक है, जिसकी पुत्री थी तारा। समझ आ गई बात? और ये पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। जयमल की मृत्यु का कारण तारा रही, जो कि किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। है ना इंटरेस्टिंग घटना? क्या था? ये जो राव सुल्तान था, ये उस समय एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, टोडा। ठीक है। तो टोडा का जो शासन था वो उसके हाथ से निकल गया था, और टोडा के ऊपर अधिकार किसने कर लिया था? मालवा ने। देखो यहां ये हिस्ट्री, टोडा क्या था? राज्य था। इसका शासक कौन था? राव सुल्तान था। इसको किसने पराजित कर दिया? मालवा के सुल्तान ने पराजित कर दिया। तो इसका राज्य इसके हाथ से निकल गया। यह आदमी कहां आ गया? राव सुल्तान रायमल की शरण में आ गया। क्या चाहिए था उसे? वापस टोडा चाहिए था। जैसे उद्दा और उसके पुत्र मालवा की शरण में इसलिए गए थे कि उन्हें वापस चित्तौड़ चाहिए था। इसी प्रकार ये टोडा का जो शासक है, ये चाहता था कि मेवाड़ की ओर से कोई व्यक्ति मालवा को पराजित करके वापस मुझे मेरा राज्य दिला दे, हैं? तो मैं मेरी इस रूपवती पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। ठीक है। मतलब वो एक सूरवीर के साथ
अपनी पुत्री का विवाह इस शर्त पर करने के लिए सहमत था कि वो उसे उसका राज्य दिलाए। ठीक है, और इस दौरान जयमल उससे विवाह करना चाहता था, इसलिए उसने बड़ी अशिष्टता से राव सुल्तान के साथ पेश आना शुरू कर दिया। एक तरह से शरण में था तो किराएदार था घर में, है। ये ऐसी बात है जैसे आजकल अपन पढ़ते हैं कि मकान मालिक द्वारा किराएदार लड़की के साथ छेड़खानी, है। सीधी सी बात है भाई, अपनी आज की भाषा में कहें तो यही है। तो इस अशिष्टता के चलते राव सुल्तान ने अपने लोगों से इसकी हत्या करवा दी। देखो अभी मैं आपको बताऊं कि इसको कहानी को सही नहीं मानना आपको। अभी जयमल की हत्या के ऊपर इतने मत मिलते हैं उसकी मृत्यु के बारे में कि हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी हत्या करने के बाद में जो रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था पृथ्वीराज, उसने मालवा जीतकर सुल्तान को लौटाया। इस कंडीशन पर उसका विवाह किसके साथ हो गया, समझ आ गई बात। और इसी के इसको उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, जो तारागढ़ या गढ़विटली है, वो टोडा के राव सुल्तान की पुत्री तारा की याद में ही किसने बनाया था, पृथ्वीराज सिसोदिया ने या राणा सिसोदिया ने बनवाया था, जिसको आज की डेट में अपन दुर्ग स्थापत्य में तारागढ़ के नाम से, तो उसी के नाम से अपन इसको। अब तो तारागढ़ में तारागढ़ी में भी फर्क है, तारागढ़ में और तारागढ़ी में क्या फर्क है। एक मिनी दुर्ग है जिसको हम इतिहास में तारागढ़ी के नाम से जानते हैं, वो कहाँ है, बूंदी में। तारागढ़ कहाँ है, समझ गए आप। तो छोटा रूप है दुर्ग का जो बूंदी में है। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी आपके। तो देखो ये दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे राजकुमारी तारा, राजकुमारी तारा। थोड़ा सा बस एक हिंट रखना है, बाकी इस कहानी को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। मैं जहां ये बोल दूं कि यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आप टिक कर लिया करो, रिपीट उसी को करना है। इसमें लिखो मालवा के सुल्तान ने जब टोडा पर विजय हासिल की, जब टोडा पर विजय हासिल की तो यहां के राव सुल्तान ने चित्तौड़ में शरण ली। यहां के राव सुल्तान ने चित्तौड़ में शरण ली, चित्तौड़ में शरण ली। इसी राव सुल्तान की रूपवती पुत्री थी तारा। पुत्री थी तारा। जिसका विवाह सुल्तान ऐसे सूरवीर के साथ चाहता था, जिसका विवाह सुल्तान ऐसे सूरवीर के साथ चाहता था, ऐसे सूरवीर के साथ चाहता था जो उसे टोडा राज्य वापस दिलाए, टोडा राज्य वापस दिलाए। टोडा वापस दिलाए। उस वक्त रायमल का पुत्र पृथ्वीराज के पास, उस वक्त रायमल के पुत्र पृथ्वीराज के पास कुंभलगढ़ की, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज के पास कुंभलगढ़ की तथा जयमल के पास कुंभलगढ़ के चारों ओर के क्षेत्र के, कुंभलगढ़ के चारों ओर के क्षेत्र की जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी थी। सुल्तान के साथ अशिष्टता के कारण, सुल्तान के साथ अशिष्टता के कारण जयमल की हत्या का उल्लेख कुछ ग्रंथों में मिलता है। जयमल की हत्या का उल्लेख कुछ ग्रंथों में मिलता है। कोष्टक में लिख लेना संदेहास्पद,
हत्या का उल्लेख कुछ ग्रंथों में मिलता है। कोष्टक बंद कर दो, संदेहास्पद लिखिए, ठीक है। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने जब टोडा जीतकर सुल्तान को लौटाया, टोडा जीतकर सुल्तान को लौटाया, तो वादे के मुताबिक उसका विवाह पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ हुआ। यह रायमल का बड़ा ही बड़ा पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ हुआ, जिसे इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार कहा जाता है। हैं? इतनी सुंदर लड़कियों शादी होगी तो उड़ान तो बढ़नी, हाँ, ठीक है। जिसने अपनी पत्नी के नाम से तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, नाम रखा था ये पहले से, जिसने अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ नाम रखा, ये बनाया नहीं था इसने। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या था ये दुर्ग। मैंगनीज दुर्ग के नाम से जानते हैं क्या इसको? तारागढ़ दुर्ग को है, अकबर का भी मुख्य केंद्र बिंदु था, तो इसने इस दुर्ग का नाम जो अपनी पत्नी के नाम पर किया था। दुर्ग पहले से अस्तित्व में था। अब देखो क्या इसके बाद की घटनाक्रम जो है वो ये है कि जब टोडा किसने जीत लिया? पृथ्वीराज ने। तो निश्चित था कि मालवा का शासक उग्र होना था। परिणाम ये निकला कि उसने ताबड़तोड़ आक्रमण किया। तो जयपुर के चाकसू, सिक्कर, नरेना, सांबर, आमेर, ये पूरा फील्ड उसने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद में पृथ्वीराज ने वापस उसको अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये घटनाक्रम अप डाउन है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं मिलता है तो आप उसको छोड़ देना। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो हेडिंग आप लगाओगे, देखो जो मत अपने को मिलते हैं। कुंवर जयमल की मृत्यु पर मत, या जयमल की मृत्यु पर जो हमें कारण मिलते हैं, उनमें पहला कारण तारा के पिता राव सुल्तान द्वारा, तारा के पिता राव सुल्तान द्वारा, यह मत मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा मिलता है कि यह मारवाड़ का जो राठौड़ बिदा है, भाई सांगा इस बात को समझ गया था कि छोड़ना है अपने को। संग्राम सिंह जब लड़ाई हो गई थी पृथ्वीराज से उस ज्योतिष के पास, तो उसको लगा कि यहां से छोड़ना ठीक है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो घुसा हुआ था कि पंडित जी ने कहा है, तो ये बात तो दिमाग से तभी निकलेगी जब मैं इसको मारूंगा। तो मारवाड़ की तरफ संग्राम सिंह का पीछा करते हुए चला गया था। तो बीच में इसकी मुठभेड़ कुछ इतिहासकारों के अनुसार राठौड़ बिदा से होती है, ठीक है। और उस राठौड़ बिदा से जो मुठभेड़ हुई थी, उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें दूसरा कारण सांगा का पीछा करते हुए, सांगा का पीछा करते हुए राठौड़ बिदा से हुए संघर्ष के दौरान, हुए संघर्ष के दौरान। और तीसरा है इसकी हत्या सारंगदेव द्वारा की गई। और फाइनल मत क्या है? सोलंकियों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। अगर जयमल और पत्ता का स्थापत्य देखें,
देखो, सोलंकियों से युद्ध करते हुए वीरगति। अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लो सारे दे दे अगला, तो आप किस पक्ष में जाओगे? लास्ट वाले के पक्ष में। तो इसे कोष्टक में लिख लो, अधिकांश इतिहासकार इसी पक्ष में। तो अगर ऐसी सारी कंडीशंस आपके सामने क्रिएट कर दी जाए तो आप उस मत का पक्ष लेंगे जिसे अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। यह तो हो गई कहानी किसकी। दूसरा किस्सा अपने को किसका खत्म करना है? पृथ्वीराज का। तो पृथ्वीराज की मृत्यु के ऊपर 2-3 बातें अपन लिखेंगे। पृथ्वीराज की मृत्यु, इसके ऊपर क्या किस्सा प्रचलित है? तो देखो, सिरोही का शासक था राव जगमाल। ये राव टोडा का जो शासक राव सुल्तान होता है, सिरोही के पास ही रियासत थी छोटी सी, और उसके पास में जो सिरोही राज्य था वहां का शासक था राव जगमाल। सिरोही का शासक कौन था? राव जगमाल। कौन था ये? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रायमल की 2 पुत्रियां भी थी। रायमल की 2 पुत्रियां। तो एक का विवाह किसके साथ हुआ था? जगमाल के साथ। तो ये पृथ्वीराज का कौन हो गया? बहनोई। ठीक है। तो ये उसको परेशान करता था, तो उनके बीच सेटलमेंट करवाने के लिए या समझाइश करने के लिए सिरोही गया। ठीक है। अब ये बात उसको पसंद नहीं आई। वही बात है कि वो साले का क्या काम है घर में। तो उसने कूटनीति से, रास्ते में वो लंबी दूरी तय करते तो खाना वाना तो लेके जाते ही थे, तो लड्डुओं में जहर मिलवा दिया, और वो जहरीले लड्डू खाने से रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो आप इसमें लिखो, सिरोही का शासक राव जगमाल। सिरोही का शासक राव जगमाल। ये आगे भी काम आएगा, जब धीरे धीरे कहीं कहीं ये समझने में मदद करेंगे। राव जगमाल पृथ्वीराज का बहनोई था। पृथ्वीराज का बहनोई था। जिसे समझाइश करने के बाद, समझ जाओगे कहानी तो याद रह जाएगा। बहन को कष्ट दे रहा था, समझाइश करने के बाद जहरीले लड्डू साथ में बंधवा दिए। जिन्हें खाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में प्राण त्याग दिए। इको मतलब घर तक लेर पूंछ गो वाला अडवान, वो कुंभलगढ़ दुर्ग था उसके कब्जे में, प्राण त्याग दिए। तो देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कुंभलगढ़ दुर्ग में जहरीले लड्डू खाने से हुई थी, जो कहां से लेके आया था? सिरोही से लेके आया था। अब देखो, सीन स्पष्ट हो गया। मैंने शुरू में उस अंतर्द्वंद्व में या तनाव में जो दावेदार बताए थे, उनमें से 2 निकल गए। जयमल निकल गया, पृथ्वीराज निकल गया। अब कौन बचा? एक खेमकर्ण का पुत्र सूरजमल, खेमकर्ण का पुत्र सूरजमल, और दूसरा सारंगदेव जो इनका चाचा था। ठीक है। इसके बाद में राय सिंह, उसका कोई इश्यू नहीं था, निकम्मा था। बचा कौन? संग्राम सिंह। तो जो आदमी राज्य से बाहर था उसके लिए इंटरनल चैलेंज क्या था? अब देखो, कुछ किताबों में आपको कंफ्यूज करने वाली बात क्या मिल सकती है वो मैं आपको बता दूं। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज द्वारा कर दी गई थी। क्या ये पॉसिबल है? इनके मरने के बाद उसके संग्राम सिंह के लिए चुनौती बना हुआ था। तो इस बात को आप क्या मानेंगे? गलत मानेंगे।
भाई हो सकता है किसी इतिहासकार ने कहीं से उल्ट पुल्ट या समझने में अभिलेख से गलती की है, तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आपको दिमाग में कंफ्यूज नहीं पड़ना है। मैं बता रहा हूँ कि सांगा के लिए चुनौती एक तो ये थी कि उसके अपने राज्य से बाहर निकलने के बाद उसके भाइयों को एक एक करके निपटाया जा रहा था, समझ गए। और दूसरी बात, उसके घर में ही तनाव, चाचा से तनाव, चचेरे भाई से तनाव और इधर बहनोई से तनाव। तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष का दौर था। ऐसी सिचुएशन में उसका वापस मतलब राज्य हथियाना एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे, आप पहले रायमल पढ़ रहे हैं ना, इस पर 2-3 बातें रायमल के ऊपर और लिख लो। लास्ट वाली लाइन इसकी लिखिए क्या, पृथ्वीराज की, इसी में 2-3 सवाल और लिख लो आप इसमें। जिस स्थान पर पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हुई वहां पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक, मतलब छतरी, मरेड़ा पर तो छतरी बढ़ेगी, जहां पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक, इसका मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग में यही है। तो ओब्लिक कर दो 12 खंभों की छतरी, दोनों ही भाषा है। पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक या 12 खंभों की छतरी इसकी यादगार में बनी हुई है। कोष्टक में लिख लो मामा देवकुंड के पास। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, मामा देवकुंड कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। वो जो मैंने आपको बात लिखाई है ना, अभी की सोलंकियों से लड़ते हुए उसने वीरगति पाई, उसके ऊपर एक इतिहासकार का नाम लिख लो, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये मत उसी ने दिया है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। फिर अगला सवाल, राम, शंकर और समय। सवाल जो पूछते हैं राम, शंकर व समय, क्या है ये? राम, शंकर व समय, ये मेवाड़ के 3 पॉपुलर तालाब हैं और इन तीनों तालाबों का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। तो इसमें लिखो राम, शंकर व समय नामक मेवाड़ के 3 तालाबों का निर्माण राय सिंह द्वारा है। देखो, निर्माण कोई नहीं पूछेगा, कई बार राम, शंकर व समय क्या है? तालाब है। दूसरा सवाल पूछते हैं, अर्जुन, कौन था अर्जुन? इसके आगे लिखो, रायमल का मुख्य शिल्पी, शिल्पकार था ये, स्थापत्य कला का डिजाइनर था ये। गोपाल भट्ट व महेश, ये दरबारी विद्वान थे। गोपाल भट्ट व महेश दरबारी विद्वान थे, किसके? रायमल के। ठीक है, और आगे की कहानी जिसको अब समझने में मदद मिलेगी, जाला और सोलंकी सरदारों को मेवाड़ में शरण दी। जाला व सोलंकी सरदारों को मेवाड़ में शरण दी। तो जाला और सोलंकी शासकों से पंगा हो गया, ये शरण दे। ये मुख्य चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात अपन जो देखेंगे वो है अब महाराणा सांगा की। बस यही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कौन सा युद्ध करोगे यहाँ हैं? खानवा की लड़ाई लड़ेंगे हैं, जहां से किरोड़ी भैंसला ने
गुर्जर आंदोलन को शुरू किया था, सेम जगह थी वो जो पिल्लूपुरा था ना, गुर्जर आंदोलन का केंद्र। खानवा का वर्तमान नाम पिल्लूपुरा ही है, जहां से गुर्जर आंदोलन का आगाज हुआ था। तो देखो इस आदमी के सामने क्या चैलेंज थे। इसका कार्यकाल 1509 से 1528 तक रहा। 1509 से 1528 तक किसका कार्यकाल? सांगा का कार्यकाल। ऐसे इसको समझने के लिए देखो, इंटरनल अगर हम खतरे की बात करें तो इसके पास 3 तरफ से खतरा था, जो अभी मैं आपको समझा रहा था। गुजरात से इसका पंगा था, गयासुद्दीन खिलजी, गयास शाह अभी बता रहा था। मालवा से इसका पंगा था और दिल्ली से इसका पंगा था। ये इसकी आंतरिक चुनौतियां थी। हो गई क्या? समझना इस चीज को। आगे देखो, 1509 से 1528 इसका कार्यकाल रहा है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक आक्रामक योद्धा का आक्रमण, और आक्रमण ही नहीं, सदियों तक का राज इसी के टाइम में आया था। है कौन था? बाबर। बाबर के आक्रमण, ठीक है। इसके अलावा अंदर उसके लिए चैलेंज कहां था? सारंगदेव और सूरजमल। उधर सिरोही से उसके पंगे हो ही गए थे। हैं? फिर अभी अभी मैंने लास्ट की लाइन क्या लिखाई है आपको? हैं? सोलंकियों से पंगा इसका हो गया, क्योंकि यहाँ के भगोड़े सरदारों को रायमल ने शरण दे दी थी। और क्या बच गया? जाला, जो चौहान थे, जालाओं के साथ उसका पंगा हो गया। पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। किस किस को अटैच करना है, इन सभी को अटैच करके इस हिस्ट्री को देखना है, ठीक है। इसके बाद में जैसे मोटे तौर पर मैंने अभी दिल्ली से खतरा बताया है। किससे खतरा बताया है? दिल्ली से खतरा बताया है। तो दिल्ली से खतरे, वैसे इसको अपन शुभ संकेत भी मान सकते हैं कि ये दिल्ली की गद्दी की ओर से कई लोगों का समकालिक रहा है। कई लोगों का समकालिक। राज्याभिषेक कब से कब तक रहा है? हैं? देखो, इब्राहिम लोदी को अपन पढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल कब से कब तक है? 1517 से लेकर कहां तक पढ़ते हो? 26 तक। लोदियों का खात्मा करके 1526 तक। उसके बाद में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को आप कब से कब तक पढ़ते हो? 1526 से 30 तक। 30 में हुमायूं का राज्याभिषेक हो गया था, हैं? और 55 में 44 में गिरी सुमेल युद्ध के बाद में अफगानों का साम्राज्य हो गया था। फिर 55 में वापस हुमायूं ने भारत को या दिल्ली की गद्दी को जीता था। इसीलिए कहते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना और भारत में मुगल साम्राज्य को खोने वाला दोनों ही कौन है? हुमायूं है। फिर उसके 1 साल बाद में किसका राज्याभिषेक होता है? अकबर का, 1556 में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बाबर, और इसके अलावा अब देखो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के अलावा कौन है? एक इसमें पढ़ते हैं सिकंदर लोदी। इन 3 शासकों का समकालिक रहा है। कौन? सांगा। समझ गए क्या? इस चार्ट को समझ गए उन्हें? अब देखो कथा क्या पढ़नी है आपको। सबसे पहले तो इसकी चुनौतियां ये आपके सामने हैं। मेरे हिसाब से सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होगी। जिस भाषा में सवाल पूछा जाता है केवल वही। ये सारे इसके लिए अल्टीमेट चैलेंज थे सांगा के लिए।
तो इसमें पहला सवाल, राणा सांगा का जन्म, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, पहले वो लिखेंगे। 12 अप्रैल 1582 ईस्वी, 12 अप्रैल 1582 ईस्वी। दूसरा राज्याभिषेक 24 मई 1482, 12 अप्रैल 1482। फिर राज्याभिषेक 24 मई 1509, 24 मई 1509, 1509। मृत्यु 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1528। ठीक है, इसके लिए 2 उपाधियां काम में ली जाती हैं। हिंदूपत किसकी उपाधि है? सांगा की। और एक बड़ी उपाधि जो इसके लिए यूज की जाती है वो कौन सी है? सैनिकों का भग्नावशेष, भग्नावशेष। तो उपाधियां लिख लो, हिंदूपत तथा भारतीय सैनिकों का या सैनिकों का भग्नावशेष। समझ में आ गई क्या बात? भग्नावशेष क्यों लिखा है? शरीर के हर हिस्से पर घाव। मतलब हर शरीर, हर अंग को चोटिल करने के निशान इसके शरीर पर थे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है। जब उस ज्योतिष की घटनाक्रम के बाद में ये भागा था तो इसे शरण किसने दी थी? अजमेर में इसने अपना टाइम बताया, करमचंद पवार ने इसको शरण दी थी। तो जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसने एक इलाका जागीर किया था। किसको? करमचंद पवार को, और उसे रावत की उपाधि दी थी। तो आप इसमें अगला सवाल, संकट काल में अजमेर के करमचंद पवार के यहां शरण ली। संकट काल में अजमेर के करमचंद पवार के यहां शरण ली, करमचंद पवार के यहां शरण ली, जिसे सांगा ने राजा बनने के बाद, सांगा ने राजा बनने के बाद, सांगा ने राजा बनने के बाद एक जागीर प्रदान करते हुए रावत की उपाधि से सम्मानित किया। जागीर प्रदान करते हुए रावत की उपाधि से सम्मानित किया। रावत की उपाधि से सम्मानित किया। उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, अब इसके कुछ प्रमुख लड़ाइयां हैं जिनकी अभी अपन बात करेंगे। ये लिखाने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें प्रमुख युद्ध कौन से हुए और यहां नंबरिंग देते हुए सबसे पहले इसके ऊपर जो युद्ध पूछा जाता है वो है खातौली का युद्ध। पिंकी कहां है खातौली? खातौली का जो मैदान है वो वर्तमान में बूंदी में है। पहला युद्ध है खातौली का, 1517 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। खातौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? देखो इसकी लड़ाइयों में भी ठीक वैसे पृथ्वीराज चौहान की तरह ही आप देखते हो युद्ध पूछे जाते हैं, उसमें खानवा के अलावा सब में विजय पढ़ते हो आप इसको। तो पृथ्वीराज
चौहान जो हिंदुत्ववादी था, वैसा ही हिंदुत्ववादी किस राजपूत शासक में देखते हैं? सांगा में देखते हैं, हिंदूपथ। समझ गए? ये खातौली का युद्ध उसने किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ, दिल्ली के साथ। मतलब या तो ये लिखा हुआ हो सकता है कि मेवाड़ और दिल्ली के बीच, या लिखा हुआ हो सकता है सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। तो आप इसमें वर्सेस का मतलब है किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी। और ऑब्लिक करें तो दिल्ली कर सकते हो आप, तो दिल्ली और मेवाड़ हो गया, या इब्राहिम लोदी और राणा सांगा हो गया। इसमें विजय किसकी हुई? सांगा की विजय हुई। एक चीज तो ये, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली से, गुजरात से, मालवा से, सबसे इसकी चुनौतियां थी। ठीक है। इसके बाद में दिल्ली की गद्दी से इब्राहिम लोदी शांत बैठने वाला नहीं था। जस्ट अगले साल फिर इसको युद्ध लड़ना पड़ा इससे, और वो लड़ाई उसने कहाँ लड़ी थी? बाड़ी में। बाड़ी कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। तो इसमें अगला बाड़ी का युद्ध, ये भी इसी के साथ लड़ा है, बाड़ी का युद्ध। तो ये है 1518 ईस्वी का। किसके साथ? वर्सेस का मतलब इब्राहिम लोदी के साथ। किसकी विजय हुई? सांगा की विजय हुई। तो इस हिसाब से दिल्ली का गुरूर टूट गया। फिर अगला युद्ध, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि मांडू जो है स्टेट, उसके साथ भी सांगा की लड़ाई हुई थी। मांडू झालावाड़ की सीमाओं को छूता हुआ था। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की साइड में था। उधर से इसको कौन सा युद्ध लड़ना पड़ा? गागरोन का युद्ध, तीसरा गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध जो है, गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। ये 1519 में। साल के ऊपर ध्यान देना। देखो, ऐसे युद्धों में कर्म पूछते हैं, ऐसे युद्धों में कर्म पूछते हैं। राणा सांगा की लड़ाइयों का कर्म बताइए। देखो, हर साल लड़ाई लड़ रहा है, 3 साल लगातार लड़ाई लड़ी इसने। 1517, 1518 और 1519। गागरोन का युद्ध जो है वो मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ लड़ा था। किसके साथ? महमूद खिलजी। कहां का शासक था? मांडू का। इसमें किसकी विजय हुई? सांगा की विजय हुई। सांगा की विजय हुई। इसके बाद कुछ समय तक इसको लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ी, लेकिन उसके बाद फिर 2 साल, एक ही साल में 2 लड़ाइयां इसको लड़नी पड़ी। 1527 में और 1527 फरवरी में और फिर मार्च में। और ये दोनों ही लड़ाइयां किसके साथ थी? पहली लड़ाई में बाबर खुद नहीं आया था, ध्यान रखना। पहली लड़ाई बाबर की पहली मुठभेड़ बयाना युद्ध में हुई थी सांगा की, जिसमें अकबर ने अपने सैनिकों के नेतृत्व बाबर ने अपने सैनिकों के नेतृत्व में आक्रमण करवाया था। और दूसरी लड़ाई में सेनापति खुद कौन था? बाबर था। देखो, बाबर के बारे में इतिहासकार ये लिखते हैं कि बाबर जो वो ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना प्रांत का था। ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश वर्तमान के अफगानिस्तान क्षेत्र को कहते हैं। और ये कौन था? तो विश्व इतिहास में बाबर के बारे में ऐसा लिखा हुआ पढ़ते हैं कि ये साहस और क्रूरता की बेमिसाल मिश्रण था। साहस और क्रूरता की बेमिसाल मिश्रण इसको कहते हैं, क्योंकि इसके पूर्वजों में अपन पढ़ते हैं, तैमूर का नाम पढ़ा है, तैमूर लंग का। तो तैमूर लंग के वंशजों में से निकला हुआ इसका पिता था। ठीक है। और तुर्कों को हम भारत के इतिहास के संबंध में साहस से जोड़ते हैं। तुर्क वास्तव में बहुत बड़े शासित हैं। दूसरा, मंगोल चंगेज खां के बारे में अपन विश्व इतिहास में पढ़ते हैं।
तो ये कौन थे? मंगोल अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं, एक साहस के लिए और एक क्रूरता के लिए। अगर हम किसी का कत्ल करना चाहते हैं तो हमारा अंदर से क्रूर होना ही पर्याप्त नहीं है, साहसी होना भी जरूरी है। और ये दोनों विशेषताएं उसे खून से मिली थी, क्योंकि मंगोल वंश से इसकी माँ कुतुल गनीर खानम, ये इसकी माँ का नाम है, और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के वंशजों में से एक था, और कुतुल गिनार खानम जो है वो चंगेज खां के वंशजों में से थी। तो दोनों खानदानों का मिश्रण इसमें माना जाता है। बाबर का मीनिंग ही क्या है? बर्बर, ताबड़तोड़ आक्रमण। और दूसरी बात, ऊपर से खार खाया हुआ। इसने 14 युद्ध अपने मूल स्टेट फरगना को जीतने के लिए अपने पारिवारिक जो षड्यंत्रकारी थे उनसे 14 लड़ाइयाँ लड़ी थी और सफल नहीं हुआ। 14 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो फरगना में सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपनी निगाह किस पर डाली? भारत पर। और उसने अपने आप से ये कहा कि बाबर तू मूर्ख है जो एक छोटे से साम्राज्य के लिए सालों से दशकों से स्ट्रगल कर रहा है। हिंदुस्तान की तरफ देख, पूरा साम्राज्य तेरा इंतजार कर रहा है। क्यों? कारण ये था कि उस समय राजपूत स्टेट एक के बाद एक सारे क्या होते जा रहे थे? आंतरिक कलह के कारण टूटते जा रहे थे। और विशेष तौर से अगर मेवाड़ की हिस्ट्री अपन देखें, जिससे उसको पंगा लेना था, बाबर को जिससे पंगा लेना था, तो मेवाड़ की हिस्ट्री में भी सांगा जो है, हालांकि उसने अपने स्टेट से बाहर सेना को संयोजित किया था और राज से बहुत दूर तक लंबे समय से उसका कोई वास्ता नहीं रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में उस पर आक्रमण किए, फिर भी बाबर की सेना को तो एक बार उसने पराजित कर ही दिया था। फिर नेक्स्ट मंथ मार्च में वो दोबारा अटैक करने के लिए आया, तब जाके सांगा की हार हुई थी। तो आप इसमें चौथी लड़ाई लिखेंगे, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, इसमें हालांकि डेट याद नहीं रखनी है आपको, लेकिन लिखेंगे क्योंकि आपको टाइम गैप का थोड़ा आइडिया रहेगा। ये अटैक किया था 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। आपको पता है बयाना भरतपुर में, लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखो, सांगा वर्सेज बाबर की सेना, सांगा वर्सेज बाबर की सेना। बाबर नहीं लिखा है, देखो बाबर की सेना थी। विजय किसकी हुई? सांगा की विजय हुई। अगला युद्ध खानवा का युद्ध, ये 17 मार्च, ठीक है, एक महीने बाद में 17 मार्च 1527। 15 मार्च 1727 किसके बीच हुआ? सांगा वर्सेज बाबर। सांगा वर्सेज बाबर, इसमें विजयी कौन हुआ? बाबर। ठीक है। अब ये जो युद्ध लिखे इन पर पर्टिकुलर आपसे यदि कोई सवाल पूछा जा सकता है तो देखो, खातौली युद्ध के बारे में तो आपको कोई विशेष सवाल ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। खातौली के युद्ध पर आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा युद्ध अपन ने एक तो सवाल पूछते हैं आप लोगों से, मालवा और मांडू, यही है ना? महमूद खिलजी, मांडू और मालवा एक दूसरे के संदर्भ में लिखा हुआ होता है, उसी का पार्ट है ये। तो इसमें देखो आपसे सवाल पूछते हैं, कारण क्या था सांगा के ऊपर महमूद खिलजी द्वारा आक्रमण का कारण क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ के सरदारों को पहले से यहाँ शरण थी, और विशेष तौर से जिस सरदार को यहाँ शरण दे रखी थी वो कौन है? मेदिनी राय। कहाँ का था? मांडू या मालवा लिखा हुआ हो सकता है। कौन था? मेदिनी राय। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खानवा की लड़ाई में उसके साथ लड़ने वाले या मरने वालों के नाम पूछे जाते हैं। किसकी शरण में था? मेवाड़ की शरण में था ये।
तो पहली बात तो मतलब वो आदमी युद्ध में क्यों शामिल था, क्योंकि उसके लिए उसने मालवा से स्ट्रगल किया है, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो इसमें पहला सवाल तो ये लिखेंगे नीचे, मालवा के शासक, या मालवा ओब्लिक मांडू लिख लो, मालवा ओब्लिक मांडू के शासक महमूद खिलजी सेकंड के साथ गागरोन का युद्ध इसलिए हुआ, गागरोन का युद्ध इसलिए हुआ, गागरोन का युद्ध इसलिए हुआ कि सांगा ने महमूद विरोधी सरदार मेदिनी राय को शरण दे रखी थी, 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 मेदिनी राय को शरण दे रखी थी। मेदिनी राय को शरण दे रखी थी। एक लड़ाई इसमें अपनी रह गई ना इंपॉर्टेंट, बताओ देंगे क्रम में, पानीपत की लड़ाई रह गई क्या? किस किस के बीच हुई थी? हैं? 1526 में किस किस के बीच हुई थी? आप बताओ, पानीपत की लड़ाई की बात बताओ मेरे को, हैं? बताओ देंगे। चलो अपन प्रश्नों के साथ लिख लेंगे, बीच में इसको छोड़ो, वो जो लिखा रहा था उस सवाल को पूरा करो। क्या था? तो खानवा के युद्ध में उसके साथ लड़ने का कारण समझ में आ गया। दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि इब्राहिम लोदी के साथ इसका जो युद्ध हुआ था उसमें दो इब्राहिम लोदी के सेनापति थे, उनके नाम पूछते हैं। सवाल यूं पूछते हैं कि मियां माखन और मियां हुसैन कौन थे? तो ये दोनों इब्राहिम लोदी के सेनापति थे। तो आप इसमें लिखो, मियां माखन और मियां हुसैन इब्राहिम लोदी के सेनापति थे। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, सांगा को काना किसने किया? हैं? पृथ्वीराज ने। अब उसको लंगड़ा करेंगे। तो ये युद्ध है खातौली का। इसमें लिखो, खातौली के युद्ध में तीर लगने पर राणा सांगा का एक पैर चला गया था। ठीक है, एक कथन पूछते हैं बाबर का, वो लिखो आप इसमें बयाना युद्ध के संबंध में। बयाना युद्ध के संबंध में बाबर ने लिखा है कि, बयाना युद्ध के संबंध में बाबर ने लिखा है कि बाबर ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, हमारे पास में ये खबर पहुंच गई कि ये खबर पहुंच गई कि राणा सांगा शीघ्रता से आक्रमण के लिए आ रहा है। शीघ्रता से आ रहा है, जिसकी खबर हमारे गुप्तचर कहीं नहीं पहुंचा सके।
इतने में राणा सांगा की सेना से हमारी सेना पराजित हो गई। मतलब वो ताबड़तोड़ अटैक के बारे में खुद बाबर ने लिखा है, हमारी सेना पराजित हो गई। एक और क्या बच गया? खानवा का युद्ध। ठीक है, अब देखो यहां इस खानवा युद्ध के बारे में, जिस युद्ध की मैं बात कर रहा था, इसमें ऐसा बाबर के पास क्या आ गया था? अभी तक जो लड़ाइयां, देखो बाबर वही बाबर है। एक बार वापस उन युद्धों पर नजर दौड़ाएं। बाबर ने सांगा के साथ कितनी लड़ाइयां लड़ी? 2। दूसरी में उसने किसको हराया? ये हौसला सांगा पर अटैक करने का उसे कैसे मिल गया? तो पानीपत की लड़ाइयां अपन पढ़ते हैं, तो पानीपत की प्रथम युद्ध में अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के शासक किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस बॉर्डर के ऊपर लिख लो। अभी जो लड़ाइयां बता रहा हूं वो सांगा की बता रहा हूं, और ये जो लड़ाई है वो किसकी है? मुगलों और अफगानों की है। तो आप इसके ऊपर लिखो नोट लगा के, खानवा के युद्ध से पहले खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त कर, प्रथम लिख लेना, पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो घटनाक्रम को आप जोड़ेंगे, 26 में ये जीता, फिर उसने सांगा पर आक्रमण किया तो सांगा से वो हार गया। इसका मतलब सांगा उसके लिए बड़ी चुनौती थी, इसलिए तुरंत सांगा के ऊपर दोबारा अटैक करना जरूरी हो गया था। मतलब दिल्ली को जीतने के बाद हौसलों से लबरेज बाबर को परास्त करने का काम किस राजपूत शासक ने किया है? महाराणा सांगा ने किया है। ठीक है, अब अपन खानवा के युद्ध पर कोई आपसे पूछ सकते हैं तो खानवा का युद्ध और इस पे 2-3 बातें युद्ध से संबंधित जो है पूछते हैं। पहला लिखो आप इसमें खानवा युद्ध की डेट तो ऊपर बताई थी मैंने। पहला प्रश्न, खानवा भरतपुर के रूपावास तहसील में स्थित है। भरतपुर के रूपावास तहसील में है, और वर्तमान नाम इसका क्या है? पिलूपुरा। वो ये जहां से किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जर आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, एक नाम आता है सलहदी तंवर का। दूसरा सवाल बोल रहा हूं, इसका मतलब सवाल ही है वो एग्जाम के लिए, और उसी चीज को आपको याद रखना है, बाकी चीजें सब समझने के लिए। सलहदी तंवर का नाम इतिहास में आता है। ये वो आदमी है जिसके माध्यम से सांगा के साथ बाबर संधि करना चाहता था। ठीक है, अब देखो आदमी अपनी प्रशंसा लिखता है
क्या है ये? देखो, एक तो मैं आपको तरीका बताऊं लिखने का। ये जो किताबें हैं इनका दूसरा नाम भी लिख देते हैं कई बार। नामा जिसके आगे लिखा हुआ वो जीवनी है। तो देखो, मैं ये लिख रहा हूं तुजुक ए बाबरी। क्या है ये? बाबरनामा है। पूछा हुआ है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये नाम सारे तुर्की में ही बता रहा हूं मैं आपको। तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा एक ही चीज है। ये क्या है? बाबर की आत्मकथा है। मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की में। देखो, कई बार बहुत सिंपल सवाल भी पूछ लेते हैं। एक बार पूछा था कि महात्मा गांधी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किताब किस भाषा में लिखी है? गुजराती में। ध्यान रखना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किताब गांधी ने मूलतः किस भाषा में लिखी है? गुजराती में लिखी है। तो इस तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इसका एक अपवाद है, अकबरनामा। इसको क्या लिखा होता है? तुजुक ए अकबरी। ये किसने लिखी है? झूठो। ऐसा नामा लिखा हुआ है तुजुक ए, इसका मतलब आत्मकथा ही है। लेकिन अकबरनामा जो है, हिसाब से तो इस पैटर्न को देखें तो अकबर द्वारा लिखी होनी चाहिए, लेकिन अकबर अनपढ़ था। इसीलिए इस सवाल को पूछते हैं, अकबर अनपढ़ था, इसलिए अकबरनामा की रचना जो है वो अकबर की बहन गुलबदन बेगम ने की है। ये सवाल इसीलिए पूछते हैं, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम द्वारा। ठीक है, आगे अपन अकबर की बात करेंगे तब देखेंगे। ये चीज आ गई समझ में? तो यहां ये सलहदी तंवर की अपन बात कर रहे थे, इसके माध्यम से ये लिखा है। अपने इतिहासकार ये मानते हैं कि खानवा के युद्ध से पहले बाबर सलहदी तंवर के माध्यम से किससे संधि चाहता था? सलहदी तंवर के माध्यम से संधि चाहता था। जबकि बाबरनामा को हम पढ़ें तो बाबर ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि संधि के लिए सांगा ने अपने दूत को मेरे पास काबुल भेजा था। पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगह इस आदमी का नाम आ रहा है, तो पहल चाहे सांगा ने की हो चाहे बाबर ने की हो, लेकिन इनके मध्य संधि का प्रयास जरूर हुआ है। और उस संधि में क्या था? बाबरनामा में बाबर लिखता है कि उस संधि में मुझे सांगा द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था कि जब तुम दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो मैं आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। इसका मतलब ये संधि का प्रयास दिल्ली जीतने से पहले का है। इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया था, या पानीपत के युद्ध से पहले का है। अगर इस कथन के ऊपर गौर करें तो निश्चित तौर पर यह प्रयास जो है, अब डेट अपने को नहीं मिलती है, फिर भी अपन ये मान सकते हैं कि पानीपत के युद्ध से पहले का है। ठीक है, फिर वो उसमें आगे क्या लिखता है कि लेकिन जब मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया, किस पर? इब्राहिम लोदी पर, तो सांगा अपने वादे से मुकर गया और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। और वो इसके कारण के बारे में बाबरनामे में लिखता है कि इसीलिए मुझे उस काफिर को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करना पड़ा। ये बात उसने अपने कोटेशन में किस में लिखी है? बाबरनामा में। ठीक है, तो देखो इतिहासकार इस विश्वासघात को बहुत ही विवादास्पद मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि राजपूत हिस्ट्री के स्रोतों से हम देखें तो बाबर ने राणा सांगा के पास इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए सलहदी तंवर को भेजा था।
समझना इस बात को। अगर अपन तुर्की साहित्य पर विश्वास करें, तुर्की साहित्य पर विश्वास करें, बाबरनामा वगैरह को पढ़ें, तो उनमें मिलता है कि सलादी तंवर को किसने भेजा था? सांगा ने काबुल भेजा था। जबकि अपन राजपूत विद्वानों को पढ़ें उस समय के, तो उस साहित्य में अपने को मिलता है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए सलादी तंवर को किसने भेजा था? सांगा के पास बाबर ने भेजा था। लेकिन कुल मिलाकर अपने पास फिर सवाल एक ही बचता है कि उनके बीच मध्यस्थ या वार्ताकार की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था? सलादी तंवर था। ठीक है। और देखो, ये वो सलादी तंवर है जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। समझ आ गई बात? तो कुछ चीजें अपन इसमें देखेंगे, जो मोटी मोटी चीजें हैं। क्या था? एक जैसे इसमें पूछते हैं कि किस युद्ध को हम जिहाद शब्द यूज करते हैं ना, तो जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध होता है। तो एक मोहम्मद शरीफ नाम का ज्योतिषी है, उसने बाबर के हारने की भविष्यवाणी कर दी थी। देखो, अब इस घटनाक्रम को अपने राजपूतों से और इन मुगलों से जोड़ना। देखो, अपने वालों को ज्योतिषी ने बताया कि सांगा उत्तराधिकारी बनेगा, तो आपस में मरने मारने पर उतर आए। जबकि उसके दरबार का खुद का दरबारी ज्योतिषी था जिसने मना किया था बाबर को कि आप ये लड़ाई हारोगे, खानवा के युद्ध के बारे में आप आक्रमण मत करो। फिर भी उसने उस भविष्यवाणी को ठुकराते हुए, और उस समय तो बाबर की सेना फिट भी नहीं थी, बाबर की सेना भी लड़ाई लड़ने के लिए फिट नहीं थी, और विशेष तौर से ऐसा राजपुरोहित अगर ऐसे कह दे तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है। तो बाबर कहाँ रुकने वाला था? उसने इसे जिहाद का नाम दे दिया। अपने सैनिकों को कह दिया कि ये लड़ाई सांगा को जीतने की नहीं है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, इस्लाम और हिंदुत्व की लड़ाई है। इसीलिए उसको अभी अपन ने उपाधि दी है हिंदूपत, हिंदूपति, एक ही है हिंदूपत, हिंदूपति। तो ये जिहाद का नारा देने के बाद दोनों के धर्म के वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। तो देखो, यहां बहुत सारी चीजें मतलब राजपूतों की ओर से भी देखने को मिलती हैं कि महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में जाने से पूर्व प्रत्येक राजपूत राजा और सरदार को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए चिट्ठियां लिखी थी। मतलब जैसे ही उसे पता चला कि बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया है, इसका मतलब पूरा इस्लाम हमारे विरुद्ध लड़ेगा, चाहे वो बाबर की सेना में है या बाबर की सेना से बाहर है। धर्म युद्ध का नारा देने का मतलब ये है कि बाबर के सगे संबंधी, प्रतिद्वंदी जो भी है, जो इस्लाम में आस्था रखने वाले थे, वो सारा उसका साथ देंगे। तो राणा सांगा ने भी इस संबंध में सारे राजस्थान के राजपूत शासकों को, सरदारों को, सामंतों को, सबको चिट्ठियां लिखी। किसके लिए? सहयोग के लिए। इसको राजपूत हिस्ट्री में एक अलग नाम भी देते हैं। ये लिखा होता है पाती परवन, ये शब्द लिखा होता है। पाती परवन किसको कहते हैं? इस प्रकार के खत जिसमें एक स्टेट से या कोई स्टेट दूसरे स्टेट से क्या मांगता है? सैन्य सहायता मांगता है। तो खानवा के युद्ध से पहले ये काम किसने किया था? ठीक है। इसके बाद में देखो, मेवाड़ की हिस्ट्री में एक सिलसिला बन चुका है। तो सबसे ज्यादा ये पाती परवन कहाँ पढ़ते हैं अपन? राज सिंह के टाइम में। ठीक है। औरंगजेब एक ताबड़तोड़ आक्रमणकारी था और उसने जिस किसी राजघराने पर आक्रमण किया है, तो वो वहां की लड़कियों को उठा लेता था। तो जो राजकुमारियां थी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री राज सिंह का मिलता है कि जो भी जिस राजकुमारी का राजघराना दबाव में आता, वो लव लेटर किसको लिख देती? राज सिंह को, कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपके लिए हम क्या भेज रहे हैं? पाती परवन भेज रहे हैं। ठीक है। तो इस खानवा के युद्ध के बारे में आपसे क्या पूछ सकते हैं? दो तीन चीजें सीन से पहले। तो पहला सवाल आप इसमें लिखेंगे, खानवा के युद्ध से पहले सलादी तंवर ने, खानवा के युद्ध से पहले सलादी तंवर ने
खानवा के युद्ध से पहले सलैदी तंवर ने बाबर व सांगा के बीच संधि का प्रयास किया। संधि का प्रयास किया। संधि का प्रयास किया। एक कहता है कि चित्तौड़ भेजा था, दूसरा कहता है मेरे पास काबुल भेजा था। ठीक है, इसे संधि के लिए किसने कहां भेजा, यह विवादास्पद है। लिख लो, संधि के लिए किसने कहां भेजा, यह विवादास्पद है। अभी आपका एक आर्गुमेंट मैंने पूछा नहीं है, आपसे ये पूछा जाए कि किसने भेजा था, तो आप कैसे बताओगे किसने भेजा था? पूरी कहानी सुना दी। पिंकी बता किसने भेजा था? नेवर। मैं बोल चुका लास्ट की लाइन में कि इसी सलैदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया। इसका मतलब निश्चित तौर पर यह ट्राई किसकी ओर से हुई है? बाबर की ओर से हुई है। अगर ये सांगा का प्रतिनिधि होता तो खानवा के युद्ध में ये उसके साथ विश्वासघात नहीं करता। ठीक है, बाबरनामा के अनुसार, बाबरनामा के अनुसार, और डैश करके लिखो, सांगा ने सलैदी तंवर के माध्यम से, सांगा ने सलैदी तंवर के माध्यम से, बैलेंस ढूंढना आपको, सलैदी तंवर के माध्यम से काबुल में यह प्रस्ताव भेजा कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा, कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो मैं आगरा पर धावा बोल दूंगा। आगरा पर धावा बोल दूंगा। लेकिन जैसे ही बाबर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में उतरा, पानीपत के प्रथम युद्ध में उतरा, तो सांगा ने आगरा पर आक्रमण न कर सांगा ने आगरा पर आक्रमण न कर बाबर के साथ विश्वासघात किया। इसीलिए सांगा को सबक सिखाने के लिए, सांगा को सबक सिखाने के लिए बाबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों आक्रमण बाद गई हैं, पानीपत के बाद गई, फरवरी मार्च 27 के मेवाड़ पर आक्रमण किया। मतलब बयाना युद्ध और खानवा युद्ध दोनों ही पानीपत युद्ध के बाद गए। ठीक है, दूसरा इसमें लिखेंगे आप, राजपूत दरबारी साहित्य के अनुसार, मतलब जो दरबारों में रचा गया था, राजपूत दरबारी साहित्य के अनुसार संधि का प्रयास बाबर ने किया था तथा सलैदी तंवर के माध्यम से, लोदी के विरुद्ध बाबर ने सहायता मांगी थी। बाबर ने सहायता मांगी थी। तो कंट्रोवर्शियल लिटरेचर है अपने पास, विरोधाभासी साहित्य है जो अपने को मिला है। तो सेटलमेंट तो यहां तक तो अपन कर नहीं सकते, ठीक है। और इसे कोष्टक में वो बात लिख लो, दोनों में संतुलन अपने आप हो जाएगा।
सलेदी तंवर ने खानवा के युद्ध में सांगा के साथ विश्वासघात किया। सलेदी तंवर ने खानवा के युद्ध में सांगा के साथ विश्वासघात किया। इसका मतलब ये आदमी किसका था? बाबर का। तीसरा सवाल, ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हार की भविष्यवाणी कर दी। बाबर की हार की भविष्यवाणी कर दी, जिससे उसकी सेना भी पीछे हट गई थी। उसकी सेना भी पीछे हट गई थी। लेकिन बाबर ने अपनी कूटनीति का सहारा लेकर इसे जिहाद या धर्म युद्ध घोषित कर दिया। जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप सांगा ने पातीपर्वन प्रथा के तहत चिट्ठियां भेजकर राजपूत राजाओं व सरदारों से युद्ध में भाग लेने की प्रार्थना की गई। कुछ चीजें इसके बारे में बची हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। इसमें कोई चीज हो तो देख लो आप।